आपके टैलेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर कुल 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक 30 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पर टाइम समाप्त होगा, आपके पास इस प्रश्न का हल व्याख्या के साथ उपलब्ध हो जाएगा। रियल एग्जाम में आपको 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। उत्तर को देखने से पहले एक बार हम उसके चारों विकल्पों को समझते हैं, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न आए तो आप उन्हें आसानी से हल कर सको। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यह क्या होता है? यह एक छोटे से पार्ट से शुरू होता है तथा उसी के बड़े पार्ट पर खत्म होता है। एग्जाम में क्या होगा? आर्ग्यूमेंट दिया होगा 1, कंक्लूजन दिया होगा 1। द कार टायर्स आर मेड ऑफ रबर, जो कार के टायर किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। यह तो क्या हो गया हमारे पास? एक आर्ग्यूमेंट। अब उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला है। द कार मस्ट आल्सो बी मेड ऑफ रबर, तो कार भी है वह किसकी बनी हुई होनी चाहिए? रबर की। यह तो निष्कर्ष गलत है, क्योंकि सिर्फ खिलौनों वाली कारों में ऐसा होता है, सभी कारों में ऐसा नहीं होता है कि पूरी की पूरी कार रबर की है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन आ जाए तो उन्हें हम फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में रखेंगे। हम चित्र से भी समझ लेते हैं। कार टायर, आर्ग्यूमेंट क्या है? कार टायर एक छोटा पार्ट है। कंक्लूजन क्या है? पूरी की पूरी कार है। तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, अर्थात कार टायर से हम पूरी की पूरी कार की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, छोटे से बड़े की ओर। अब फैलेसी ऑफ डिवीजन को समझते हैं। यह फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा? एक पूरे पार्ट से उसके छोटे पार्ट की तरफ जाएंगे। इसे भी एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमारी जो कार है वह पूरी लोहे की बनी हुई है। यह तो क्या हो गया? एक आर्ग्यूमेंट। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा? कि कार के टायर्स हैं वह लोहे के बने हुए होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या था? पूरी कार थी, पूरी कार लोहे की बनी हुई है। कंक्लूजन क्या निकला? कि टायर है वह भी लोहे के बने हुए होने चाहिए, अर्थात बड़े से छोटे की ओर, तब फैलेसी ऑफ डिवीजन होगा। अब उसे एग्जाम में हमारे पास एक और तरीका इसे पहचानने का। आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन देखिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आर्ग्यूमेंट में वह क्या है? कार टायर्स हैं। कंक्लूजन में कौन है? सिर्फ कार है। कार टायर्स ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तब यह क्या होगा? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो जाएगा। अगर एग्जाम में द कार, ये कार ऊपर है और द कार टायर्स नीचे हैं, तो क्या हो जाएगा? फैलेसी ऑफ डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। यह एक अतार्किक फैलेसी होती है। ऑल इंडियंस आर अपोजिट टू पाकिस्तान, जितने भी भारतीय हैं वह सब पाकिस्तान का विरोध करते हैं। यह तो क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला है। देयरफॉर ऑल दोज हु अपोज टू पाकिस्तान आर इंडियन, इसीलिए जो भी पाकिस्तान का विरोध करते हैं वे सब क्या है? भारतीय हैं। ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि वह अमेरिकन्स भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हो सकते हैं, अफ्रीकन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब इस टाइप के निष्कर्ष निकलेंगे तब हम उन्हें नॉन सिक्विटर फैलेसी में रखेंगे। अब देखिए फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। यहाँ नाम से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ पर उसके दो अर्थ होंगे। उन सभी में क्या था? एक ही आर्ग्यूमेंट था और एक निष्कर्ष था। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन में क्या होगा? हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होंगे और एक निष्कर्ष होगा।
अब उन दो आर्ग्यूमेंट में भी एक वर्ड होगा वह लगभग समान होगा। जैसे कि आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, राम इज़ वेरी स्मूथ, राम बहुत चिकना है। काम में नहीं है, वो सिर्फ रूप में है। वी नीड अ स्मूथ वर्किंग स्टूडेंट्स यूनियन। आर्ग्यूमेंट दूसरा क्या है, हमें एक अच्छा काम करने वाले, बिना रुक के काम करने वाले एक छात्र संघ की जरूरत है। अब निष्कर्ष क्या निकाल दिया, सो वी शुड अपॉइंट राम अ यूनियन लीडर। तो हमें राम को अपना यूनियन लीडर नियुक्त कर देना चाहिए। था क्या, राम चिकना था, गोरा था, उससे रिलेटेड है रंग रूप से। और नीचे हमें क्या चाहिए, काम करने वाला। तो यहाँ पर इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो उससे फिर एक नया निष्कर्ष निकल गया गलत। तो जब भी इस टाइप का निष्कर्ष निकले तब हम कहेंगे कि यह फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा जो उत्तर है वह यहाँ पर क्या है, कार टायर से शुरू हुआ है अर्थात छोटे पार्ट से, और कंक्लूजन क्या है, कार से। तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। प्रश्न नंबर 2 बहुत इजी है, लेकिन मुझे पता है आपका यहाँ पर उत्तर गलत होगा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप उत्तर को व्याख्या में बहुत ही सावधानी से समझिएगा, क्योंकि फोनेटिक से 2 प्रश्न आएंगे। अगर आपने एक प्रश्न भी गलत किया तो आपके सिलेक्शन पर भारी पड़ेगा। तो आप बारीकी से फोनेटिक समझिएगा। फोनेटिक पर मेरा एक अलग से वीडियो भी जल्दी आने वाला है। हमें इस अंडरलाइन लेटर एस की जगह पर फोनेटिक सिंबल लिखना है। आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को इस सत्र में हटा दिया गया है। आपको सिर्फ फोनेटिक सिंबल लिखना है। फोनेटिक सिंबल लिखने के लिए आपको सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन का ही ध्यान रखना है। बाकी अभी तक आपने क्या पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आपने यहाँ पर इसका उच्चारण गल स किया तो आप सीधा एस लिखोगे एस की जगह पर, और आपका उत्तर गलत। यहाँ पर आपका सही उत्तर है जेड, क्योंकि जो गल स है इसका वास्तव में फोनेटिक उच्चारण है गल ज। जब गल ज है तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये वाला ज, ये वाला ज और ये ज। इन तीनों में से हमें एक को लिखना है। वो कैसे लिखेंगे इसे भी समझिए। इस एस का प्रयोग तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं अगर शब्द के स्टार्टिंग में दिया हो बिना एच के, तो आप सीधा एस लिख सकते हो। जैसे कि सी में यहाँ पे सीधा आ गया, सीक में भी सीधा लिख सकते हो, सेल में भी आप सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे की बारी है। अब जे का फोनेटिक सिंबल आपको कहाँ यूज़ करना है, ज की जगह पर नहीं करना है। जैसे कि अगर जज लिखा है, ये जज, तो आपने अगर ये ज लिख दिया जे, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको इस जे का प्रयोग कहाँ पर करना है, जहाँ पे भी वाई और यू लिखे हों और उच्चारण य का हो। जैसे कि यस, अब यस में वाई है, उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, जे लिखना है, क्योंकि वाई है य का साउंड दे रहा है। अब यूनिट में देखिए, यूनिट में क्या है, यू य का उच्चारण है, तो यहाँ पर भी इस जे का प्रयोग करना है यू की जगह पर। लेकिन देखिए अंकल में उच्चारण क्या है, अ का आ रहा है, अ, तो यहाँ पर हमें इस वर्ड का उपयोग करना है। अगर आपने फिर यू की जगह पर जे कर दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसे बारीकी से समझिएगा। फिर है D3।
D3 का प्रयोग आपको वहीं पे करना है जहाँ पर J और G लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जज, जज में J आ गया, D3 लिख दिया, G आ गया, D3 लिख दिया, ये लिखा हुआ है। आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हटा दिया है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए इन ट्रांसक्रिप्शन को लिखा है। अब बारी है जेड की। जेड का प्रयोग आपको वहीं पर करना है जहाँ पर ये झ का साउंड दे, दूसरा शब्द में या वर्ड में जहाँ पर जेड, यूएस और एस लिखे होंगे। लेकिन वहाँ पे भी क्या है, कंडीशन है। देखो एस तो यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, तो हमें क्या करना है, अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो वहाँ पर तो जेड आएगा ही नहीं, सीधा सीधा सही आएगा। लेकिन बीच में है, कहीं पे है और लास्ट में कहीं पर है, वहाँ पर या तो एस होगा या जेड होगा, लेकिन अधिकतर जेड ही होगा क्योंकि बीच में एस के साथ एच आएगा, लगभग 80% प्रश्नों में होगा। तो यहाँ पर देखिए काउज, काउज ज है तो यहाँ पर उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, काउ के साथ जेड लग जाएगा। पेन स, यहाँ पे स का उच्चारण स नहीं होके ज है, पेन ज, तो यहाँ पर भी एस की जगह पर जेड लग जाएगा। जू, जू में जेड आ गया स्टार्ट में, तो सीधा हम लिख सकते हैं जेड की जगह जेड ही लिखना है, यहाँ तो हो गया सीधा जू। हस्बैंड, जहाँ पे भी यूएस आ जाए वहाँ पर हमें यूएस की जगह पे क्या लिखना है, जेड। जैसे कि यहाँ पे देखो ये यूएस लिखा है, तो यू की ह के लिए तो ये हो जाएगा, लेकिन एस की यहाँ पर जो एस है उसकी जगह पे क्या लिखना है, जेड। अब ईज देखिए, ईज यहाँ पर फोनेटिक सिंबल इस एस की जगह पे क्या आएगा, जेड आएगा, क्योंकि अगर 2 वर्ड और 3 वर्ड हैं और एस आ जाए तो आप जेड लिख सकते हो, लेकिन 2 से अधिक हैं या 3 से अधिक है तब आपको एस लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 ही लेटर हैं, ई ज, तो 2 लेटर हैं तब एस का उच्चारण क्या होगा, जेड। यहाँ पे 3 है, ही ज, तो यहाँ पर भी एस की जगह पे जेड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दी स है, यहाँ पर दी ज नहीं है, तो यहाँ पर एस की जगह एस ही आएगा, क्योंकि यह 2 और 3 से बड़ा है। अर्थात जहाँ पर 2 लेटर या 3 लेटर की स्पेलिंग है वहाँ पर तो आप जेड लिख सकते हो, लेकिन जब 3 से बड़ी होगी, लगभग 80 से 90% प्रश्नों में ऐसा होगा, वहाँ पर आप सीधा एस लिख सकते हो, जैसे कि मिस में भी एस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशो ऑफ एफ ए एंड एस ए इन सी सी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास जो उत्तर है वह क्या है, 40% एंड 60%। एफ ए कितना आएगा सी सी में, 40%, और ऐसे कितना आएगा 60%, जिसे हम एग्जाम्पल में भी समझते हैं। ये सी सी का एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर सी सी 2 भागों में विभाजित है, एफ ए में और एस ए में। एफ ए का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट और ऐसे का मतलब है सुमेटिव असेसमेंट। तो जो सीसी होगा वो 40% तो क्या होगा, एफ ए पे आधारित, और 60% ऐसे पे आधारित। अब 40% में भी 4 टर्म होंगे एफ ए के, एफ ए 1, एफ ए 2, एफ ए 3 और एफ ए 4। ये कितने कितने के होंगे, 10-10% के, तो हो गया 40%। और ऐसे 1 कितने होंगे, 2 होंगे, ऐसे 1 ऐसे कितने होंगे, 2, ऐसे 1 और ऐसे 2, ये कितने कितने होंगे, 30-30% के। तो हमारा जो पूरा सी सी है वो वापस 100% पे जाकर बैठ जाएगा, 60 ये और 40 ये। नेक्स्ट,
आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपका आधा मिनट लूँगा। गूगल प्ले स्टोर पर मेरा रीट एग्ज़ाम का निःशुल्क ऐप है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं रीट टीना मेहता लिखकर। आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप में L1 और L2 के समस्त विषयों के नोट्स के साथ साथ आपको क्विज़ भी शीघ्र ही निःशुल्क उपलब्ध होंगे। दूसरा, मेरा एक और ऐप है कक्षा 10th का, जिसमें आपको ये सारे फीचर निःशुल्क उपलब्ध हैं। अगर आपके कोई भाई बहन भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हों तो आप उसे क्लास 10 टीना मेहता लिखकर सर्च कर सकते हैं। स्किमिंग एक तरह का कौशल है। ये किसका कौशल है? रीडिंग का। तो इस कौशल में क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया और जिस्ट को ढूंढा जाता है किसी पैराग्राफ में, निबंध में या फिर किन्हीं लाइनों में। तो स्किमिंग क्या है? सेंट्रल आइडिया और जिस्ट ही है जिसे हम स्किमिंग कहते हैं। नेक्स्ट, पेस्टरल इलेजी इज़ रिलेटेड टू लाइफ ऑफ शेफर्ड्स, क्योंकि जो इलेजी होती है वह एक तरह का शोक गीत होता है। इलेजी का ही एक भाग है पेस्टरल इलेजी, जो कि शेफर्ड्स मीन गडेरिए के जीवन से रिलेटेड होती है। अतः शॉपकीपर, डियर और बियर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो ड्रामा है उसके मुख्य जो पार्ट हैं वो क्या हैं? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, फार्स है, मास्क है, बैलेट है। मेरे जो एक फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है, इसका डिटेल आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वह क्या है? ड्रामे का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें? बैलेड नहीं है। बैलेड क्या है? एक तरह की पोइम है, जबकि बैलेड एक तरह का ग्रुप डांस है। ट्रेजेडी दुखांत है और कॉमेडी सुखांत है। CCE system was introduced by CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये किसके तहत आई? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत।
आइडेंटिफाई सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास यहाँ पर नाउन और वर्ब को हम वचन के अनुसार देखते हैं। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब भी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जब नाउन सिंगुलर होगा तब इसमें एस नहीं लगा होगा, लेकिन वर्ब जब सिंगुलर होगी तो एस लगा होगा। नाउन जब प्लूरल होगा तब एस लगा होगा, लेकिन वर्ब में नहीं लगा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर है सिंगुलर नाउन है तो एस नहीं लगा होगा, तो पेन हो जाएगा। लेकिन जब सिंगुलर वर्ब है तो एस लगा होगा। तो हमारे पास यहाँ जो उत्तर है वह क्या होगा? ए। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर एक शब्द है फेड। उसमें अंडरलाइन लेटर्स टी की जगह पर हमें किस फोनेटिक सिंबल का यूज़ करना है वो देखिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा टी। वो कैसे? हमारे पास एक सीधा सा रूल्स है, जब भी हमारे पास कोई शब्द हो और उस शब्द के लास्ट में ई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले फिर एक वोवेल्स हो, यानी 5 वोवेल्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू। इसमें से अगर कौन सा भी एक वोवेल हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो, तो लास्ट में जो ई होता है उसे हटा दिया जाता है तथा इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो जैसे कि फैट में क्या होगा? FAT ओनली, फैट। यहाँ पे ई को छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फैट का उच्चारण है ये टी। कम में भी क्या होगा? कम। लेट में लेट। इन सब में जो पीछे ई है उसे हटा दिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है टी की जगह पर क्या हो जाएगा? ओनली फॉर टी, क्योंकि टी की जगह पे टी ही फोनेटिक सिंबल है। हमारे पास यहाँ जो इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है इन राइटिंग, अर्थात लिखित में। इसका मतलब न तो कलरलेस है, न कलरफुल है, न जनरल है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा पुट आउट कैंडल्स, अर्थात मोमबत्तियों को बुझा दो। स्विच ऑफ का उपयोग भी होता है बुझाने के लिए, लेकिन इसमें सीधा नहीं बुझाकर किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमें बल्ब को बुझाना है या बंद करना है तो हम क्या करेंगे? स्विच के पास जाएंगे। जबकि मोमबत्ती में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होगा, बल्कि हमें सीधा फूंक मारकर या अपने हाथों से उसे बुझाना है। तो इन दोनों में ये थोड़ा डिफरेंस है। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना और पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। जैसे कोई मीटिंग वगैरह है, जिसे स्थगित करने के लिए पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
It is already 8 a.m. The station is very far from here. You dash dash catch the train. यहाँ पे हमें मॉडल का उपयोग करना है। यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह माइट है। माइट का प्रयोग जो संभावनाएं नहीं हो सकती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात क्षणिक संभावना के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ ऑलरेडी 8 AM। सुबह की वैसे ही 8 बज चुकी हैं। जो स्टेशन है वह हमारे यहाँ से बहुत दूर है। यू माइट कैच द ट्रेन। आपके ट्रेन को पकड़ने की संभावना नहीं के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइट। अगर संभावना होती तो मे का प्रयोग किया जाता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है, तब मे का उपयोग किया जाता है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि आज तो आकाश बिल्कुल खुला हुआ है, तो बारिश तो हो ही नहीं सकती, तब वहाँ पर माइट का प्रयोग होता। लेकिन जब संभावना होगी तो मे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तीनों ही उत्तर सही हैं। कैसे हैं हम इसे समझते हैं। इंग्लिश इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। जो भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। तो पहली पोजीशन उसने तय कर ली। सेकंड पोजीशन इंग्लिश की कहाँ है? इन द अदर स्कूल्स इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज। और जो हिंदी माध्यम की विद्यालय हैं उसमें अधिकतर विद्यालयों में क्या होता है? पहली लैंग्वेज हिंदी होती है और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? अंग्रेजी होती है। तो उसने अपनी सेकंड पोजीशन भी बना ली। और थर्ड जो पोजीशन है वह कहाँ है? जैसे कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज तो कौन सी है? उनकी क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, वो क्या है? वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज है। हिंदी को फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है और इंग्लिश को फिर वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश की जो पोजीशन है वह फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज तीनों ही रूपों में है। लेकिन जब भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लिश की भारत में मुख्य पोजीशन कौन सी है, तो मुख्य पोजीशन है वो है क्या है? सेकंड लैंग्वेज के रूप में है। इसे आप समझिएगा। नेक्स्ट, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। क्योंकि जब भी हमारे पास एलवेज है, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स इत्यादि वर्ड का अगर प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है, तब जो वर्ब होगी वह किसके अनुसार होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, न कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही है।
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज। अगर ये सारे वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यहाँ बीच में आ जाए तो वर्ब आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो आगे सब्जेक्ट ही है तो इसकी जगह पर हमें इज का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड और अप्रोच शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एज वाइज। हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वह क्या है, बी एज वाइज। क्योंकि जो मेथड्स होते हैं, जो अप्रोच होती हैं, वह किसके अनुसार बनाई जाती हैं, बच्चों की उम्र के अनुसार, न कि उनके लिंग के अनुसार, न कि उनके कलर के अनुसार, न कि उनके स्वास्थ्य के अनुसार। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वह क्या है, एज वाइज। बच्चों के आयु को ध्यान में रखकर उन्हें पाठ्यक्रम तथा उनके जो मेथड्स होते हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड प्रोहिबिट्स, अर्थात डायरेक्ट मेथड किसको रोकता है, मेमोराइजेशन को। कैसे, डायरेक्ट मेथड क्या करता है, एक नेचुरल वातावरण प्रदान करता है। जैसे कि हम वागड़ी और हिंदी सीखते हैं तो हमें कोई ग्रामर याद नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमें स्टार्ट से ही ऐसा एक वातावरण मिला है कि जिसमें हम बिना किसी चीज़ को याद किए हम वागड़ी और हिंदी बोल लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या करती है, एक नेचुरल वातावरण प्रदान करती है जिसमें हमें कोई भी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। बाकी ये सारे काम तो डायरेक्ट मेथड में आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मेमोराइजेशन का काम होता है वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। नेक्स्ट, the focus is on using the language rather than analysis of the language, and grammar is taught implicitly rather than explicitly। यहाँ पर जो हमारा जो उत्तर है वह क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड में क्या किया जाता है, ग्रामर सिखाई जाती है और थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया जाता है। बाइलिंगुअल मेथड में भी दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जबकि कम्युनिकेटिव अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें क्या है, भाषा को कैसे सिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए, एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज की जगह पर क्या किया जाता है, वहाँ उसके उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, न कि वहाँ पर उसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, ग्रामर इज टॉट इम्प्लिसिटी, उसका उपयोग करके ग्रामर सिखाई जाती है, न कि उसकी व्याख्या करके। तो हमारा जो उत्तर है वह क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेटिव अप्रोच। बाकी सभी मेथडों में यह संभव नहीं है। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू टीचिंग कंसेप्ट ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल इज राइट। हमारा उत्तर ए है। क्यों? कि प्रत्येक बच्चे को क्वालिटियाँ अलग अलग हैं, तो हमें प्रत्येक बच्चे को जो टीचिंग करवानी है वो उसकी विविधता को ध्यान में रखते हुए करानी है। तो हमारा यहाँ पर एक सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। तो हमें प्रत्येक बच्चे को उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचिंग का कार्य कराना है। नेक्स्ट, statement majority of the people are average, a few very bright and a few very dull is based on the established principle of distribution of intelligence। कैसे हम इसे समझते हैं? कथन क्या है? जो अधिकांश लोग हैं वह क्या है? औसत हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ही सुस्त हैं। यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो है बुद्धिमत्ता के वितरण के सिद्धांत पर। क्योंकि ए है वह क्या है? बुद्धिमत्ता और लिंग भेद का सिद्धांत है, जो कि यहाँ पर लिंग की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पर रेशियल किसी जाति की बात भी नहीं हो रही है, तो बी भी नहीं हो सकता। तीसरा है रेशियल और एग्जाम डिफरेंसेस, तो यहाँ पर जाति और किसी परीक्षा की बात भी नहीं हो रही है, तो यह भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो उत्तर बचा है वह क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, main purpose of assessment is to measure achievement of learner। The main purpose of assessment is, जो आकलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ए, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, अर्थात सीखने वाले की उपलब्धियों को मापना। यह गलत है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है आकलन का। टू डिसाइड पास एंड फेल, पास और फेल को निश्चित करना ये भी नहीं है। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने सिखाने का जो अभ्यास है उसमें सुधार करना। सी सही है। और डी है टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, जो लेखन कार्य है उसमें क्या देना है? अभ्यास देना। यह भी नहीं है। जो आकलन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमने जो टीचिंग करवाई है उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं तथा उन कमियों को कैसे सुधार करना है। जब यह सब कार्य किसमें होता है? असेसमेंट के अंदर। तो हमारा जो मेन पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रन फास्ट लेस्ट यू शुड फेल, क्योंकि यहाँ पर जो सूटेबल मॉडल है वह जहाँ पर जो लेस्ट लिखा है LEST, उसके बाद हर हमेशा शुड मॉडल का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शुड। यहाँ लेस्ट के बाद हमेशा
शुड का प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई राइम पैटर्न इन द फॉलोइंग लाइन्स। ये 4 लाइनें हैं, उसमें किस तरह का राइम पैटर्न है हमें समझना है। तो हमारा जो उत्तर क्या है, ए बी बी ए, जिसे मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि कैसे ये ए बी बी ए आएगा। ये एक पूरी हमारे पास एक कविता है। अब राइम पैटर्न का मतलब होता है कि जो लाइन होंगी उनमें जो लास्ट वर्ड होंगे उनमें तुकबंदी होगी। जैसे कि जो पहला वर्ड होगा वह हर हमेशा ए को लेकर चलेगा। उसके बाद दूसरा वर्ड अगर उससे तुकबंदी करता है तो फिर पुनः अपन ए लिखेंगे, नहीं करता है तो हम बी लिखेंगे। जैसे कि हियर, हियर के साथ फेड की कोई तुकबंदी नहीं है तो हमने नया वर्ड लिख दिया बी। लेकिन फेड किससे जुड़ा हुआ है, लेड से, दोनों में एक जैसा उच्चारण आ रहा है, फेड लेड, तो हमने वापस बी लिख दिया। चौथी लाइन हमारे पास क्या है, एपियर, हियर एपियर, तो दोनों वापस तुकबंदी मिल गई तो वापस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। तो हमारा जो आगे उत्तर था वह क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। अब और तुकबंदी नीचे देखिए, फिर आ गया फियर, हियर एपियर और फियर एक जैसा है तो पुनः हमने ए लिख दिया। यहाँ पे फेड था, यहाँ पे वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रीड नहीं होके रेड है तो रेड और ब्लेड फिर से मिल गया, फिर से हमने बी लिख दिया। फिर टीयर आ गया तो फिर हमारे पास ए आ गया, तो तुकबंदी वही है, वही वापस ए बी ए हो गई। फिर देखिए मैनकाइंड, अब मैनकाइंड बिल्कुल नया है यहाँ पे तो इसे हम क्या दे देंगे, सी दे देंगे। फिर थॉट बिल्कुल नया है जो आगे कहीं आया ही नहीं है तो उसे हम सी के आगे डी दे दिया। टीम, टीम भी किसी से नहीं मिल रहा है फिर इसे हमने ई दे दिया। अब देखिए वापस फाइंड आया तो मैन काइंड की तुकबंदी किससे है, फाइंड से, मैन काइंड और फाइंड, तो इसको सी है तो इसको भी सी देना पड़ेगा। थॉट बॉट इसका डी है तो इसे भी हमने डी दे दिया। टीम और ड्रीम इसका ई है तो इसे भी हमने ई दे दिया। इस तरह से हम राइम पैटर्न की तुकबंदी को समझेंगे। नेक्स्ट, विच इज़ ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है, एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, यह लगातार चलता रहता है जब तक कि हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर दें। ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ डन बिफोर डायग्नोस। यह जो रेमेडियल टीचिंग है वह डायग्नोस करने के पहले नहीं होती है, यह डायग्नोस के बाद में होती है। दूसरा, रेमेडियल टीचिंग इज टेम्पोररी प्रोसेस है, एक क्षणिक प्रोसेस है, नहीं है। यह हमारा जब तक टीचिंग का कार्य चलता रहता है तब तक रेमेडियल टीचिंग भी चलती ही रहेगी, अर्थात यह एक लॉन्ग प्रोसेस भी है। दूसरा, इट इज़ डन इन अ हॉस्पिटल, यह किसी हॉस्पिटल में किया जाता है, नहीं, यह किसी भी जगह पर संभव है। नेक्स्ट,
Among the four language skills, which pair constitute the reinforcement skills? तो हमारे पास फोर स्किल कौन कौन सी हैं? एल, एस, आर, डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका एक क्रम बना हुआ है। इसमें से जो स्पीकिंग एंड जो राइटिंग की जो स्किल्स हैं वह क्या कहलाती हैं? रीइंफोर्समेंट स्किल, अर्थात पुनर्बलन की स्किल कहलाती हैं। बाकी की जो दो स्किल बची वो क्या है? पैसिव स्किल हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्टिव स्किल भी कहलाती हैं। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है रीडिंग एंड लिसनिंग आर पैसिव वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग आर रीइंफोर्समेंट और प्रोडक्टिव स्किल। और इसे हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं और इन्हें लिसनिंग और रीडिंग को पैसिव स्किल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, 26 और 27, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यह जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज में पढ़कर आपको देने हैं। तो पैसेज को सावधानी से पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्न नंबर 25, 26 और 27 के उत्तर इसी पैसेज में से आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 25 ये रहा, सावधानी से इसे भी एक बार पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई लिटरेरी टर्म्स। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स। यह पूरा संसार क्या है? एक रंगमंच है। यहाँ पर जो पुरुष हैं और औरतें हैं अर्थात जो मानव जाति है वह क्या है? यहाँ पर एक खिलाड़ी की तरह प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी टर्म्स का उपयोग किया गया है? मेटाफोर का, क्योंकि यहाँ पर लाइक, एज और सो वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यह सिमिली तो हो ही नहीं सकती। पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण भी यहाँ पर नहीं है। दूसरा है एजोनेंस, यहाँ पे स्वरों का भी कोई तालमेल नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? मेटाफोर। तो हमारा सही उत्तर है मेटाफोर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, व्हाट डू यू मीन बाय डंकीज ईयर? डंकीज ईयर का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। विच डिवाइस और कनेक्टिव इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट अर्थात विरोधाभास दर्शाने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो हमारे पास
सो दैट, आइदर और, वेयर एज एंड इन स्पाइट ऑफ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वह क्या है? वेयर एज का उपयोग विरोधाभास के रूप में किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो हमारा जो सही उत्तर वह क्या है? वेयर एज। अब इसे हम समझते हैं कैसे। राम इज रिच, राम क्या है? धनवान है, जबकि मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है। तो वेयर एज का प्रयोग क्या दर्शाता है? विरोधाभास। आइदर और क्या दर्शाता है? हमें दोनों में से एक ऑप्शन विकल्प देता है। जैसे कि आइदर राम इज रिच, या तो राम धनवान है या तो मोहन गरीब है। देखिए, आइदर राम इज रिच और मोहन इज पुअर। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि आइदर राम इज रिच और मोहन इज रिच, अर्थात यहाँ पर तो सेंटेंस ही गलत है, इसलिए आइदर का ऑप्शन लगेगा ही नहीं। दूसरा है राम इज रिच और मोहन इज पुअर। यहाँ पर भी कोई तुकबंदी नहीं बन रही है, और क्या है? एक विकल्प देता है हमें किसी प्रश्नों को करने के लिए। तो इन दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? वेयर एज है। नेक्स्ट, which one of the following is the most important prerequisite for language learning? भाषा को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, चिल्ड्रंस मोटिवेशन। बच्चों की जो प्रेरणा है वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बच्चों में किसी भी चीज़ को सीखने की प्रेरणा नहीं है तो हमारे सारे क्रियाकलाप क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। यह प्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा अगर बच्चों में ज़्यादा है तो बच्चा फटाफट किसी भी चीज़ को कैचअप कर लेगा। बाकी जो सारे नीचे के बिंदु हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, which is not the principle of English language teaching? अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने का कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, अर्थात जीवन से संबद्धता का सिद्धांत तो है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यह सिद्धांत भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, यह सिद्धांत भी है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल पे आधारित। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डिस्करेजमेंट, अर्थात हमेशा प्रोत्साहन का सिद्धांत होता है। यहाँ पर क्या है? डिस्करेजमेंट, अर्थात निरुत्साह या हतोत्साहित करने का सिद्धांत नहीं है। तो जो डी है वह गलत है। Which is not the problem of India in
इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अंग्रेजी भाषा को सीखने में भारत की कौन सी समस्या नहीं है? लैक ऑफ इंग्लिश एनवायरनमेंट। भारत में क्या है? अंग्रेजी का वातावरण की कमी है। सही बात है। लैक ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कमी है। यह गलत बात है। यहाँ तो अनगिनत लाखों विद्यार्थी हैं, तो यह गलत है। बाकी लैक ऑफ फ्लुएंट टीचर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा में धाराप्रवाह बोलने वाले टीचर हैं उनकी भी कमी है। लैक ऑफ गुड टीचिंग एड्स, अच्छे सहायक साधनों की भी कमी है। तो इस तरीके से आज अपना टॉपिक पूर्ण हुआ।